Alright, so hello everyone and welcome back to Yasmin Sayyed Official. In today's lecture, जैसे हमें पता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन वाला टॉपिक शुरू होने वाला था. लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट 3 जो कि इम्यूनिटी था, ये हमने कंप्लीट किया था. इम्यूनिटी समझा था, इसके कुछ सब टॉपिक्स हमने किए थे. ये टॉपिक के कुछ सब टॉपिक्स जैसे कि हमने पढ़ा था कि पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी क्या होती है. ये टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है. अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में कंसेप्ट आ जाता है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन का. और ये वर्ड्स में, ये टर्म्स में क्या डिफरेंसेस है, इनका डेफिनेशन क्या है, इनका क्या मीनिंग होता है, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है, सब कुछ आज हम समझेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है अबाउट एलर्जी. उसके बाद में हम पढ़ेंगे ऑटो इम्यूनिटी. तो ये सारे टॉपिक्स आज कवर होंगे. इम्यून सिस्टम भी आज हम पूरा कवर करने वाले हैं. इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनने वाली है. आई होप आप लोग सारे वीडियोस देख रहे होंगे. एक चैप्टर के एक जगह से वीडियोस देखो, और अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है देन दूसरे वीडियोस को यूट्यूब पे आप रेफर कर सकते हो. लेकिन आपका कंसेप्ट सारा का सारा क्लियर होना चाहिए. जो एनसीईआरटी में दिया है, हर एक लाइन. कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा है, कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, वीडियो चेंज करो, कोई दूसरे टीचर से समझने की कोशिश करो. ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरा एनसीईआरटी कवर करना है. और हम ये चैप्टर्स के बाद में पीडीएफ डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल से. यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, इट इज गिवन. वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो. क्वेश्चन शीट्स, प्रैक्टिस शीट अपलोड करने वाली हूँ, जो कि वहां से क्वेश्चंस उसके अंदर मैंने खुद से बनाए हैं. एनसीईआरटी में से खुद मैंने कंसेप्ट्स में से चुन के बनाए हैं खुद से, और कुछ मैंने पीवाईक्यूज लिए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये सारे आप लोग को प्रैक्टिस करने जरूरी है. बायोलॉजी में लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये बेसिकली पूरा थ्योरी पार्ट होता है और कुछ पार्ट कंसेप्चुअल ज्यादा होते हैं. तो आज हमारे पास भी कंसेप्ट प्लस थ्योरी दोनों रहने वाली है. कहीं पे कुछ साइकिल्स दिए होते है, कुछ मैकेनिज्म दिया हुआ होता है. तो बायोलॉजी आपका 50% सिलेबस कवर कर रहा होता है नीट का. तो इसके ऊपर आप लोग को बहुत ज्यादा फोकस करना है, और काफी कंपैरेटिवली ये थोड़ा इजी भी होता है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आई होप आप लोग टेक्स्ट बुक और नोटबुक निकाल के बैठे होंगे, सब चीज नोट कर रहे होंगे, आप अपनी खुद की नोट्स बना रहे होंगे. इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर टॉपर्स नोट्स एंड ये नोट्स एंड वो नोट्स, आप लोग अपनी खुद से नोट्स बनाओ. जो आप लोग को लेक्चर में समझ आ रहा है, जो भी टीचर एक्सप्लेन कर रही है, इवन जो लाइन टीचर नहीं लिखा रही और आप लोगों से लग रहा है कि ये मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी, तो उसे आप नोट डाउन करो. दिस इज माई रिकमेंडेशन. ठीक है, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टार्टिंग विद वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. सो बेसिकली वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन ये होता क्या है. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग पार्ट फर्स्ट. द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम. पहले तो हमें यह समझना है कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन होता क्या है. हम सबको पता है, हम बचपन में वैक्सीन लेते हैं. इवन कुछ एज तक 6-7 ईयर्स तक के हम वैक्सीन लेते रहते हैं. पोलियो के, हेपेटाइटिस के, अलग अलग. ये सारे क्या है, ये डिजीजेस है. इनकी हम वैक्सीन क्यों लेते हैं, क्या होता है वैक्सीन में. दूसरा है इम्यूनाइजेशन. तो ये जो वैक्सीन लेने का प्रोसेस होता है, इसे ही हम कहते हैं वैक्सीनेशन. अब ये वैक्सीन के अंदर होता क्या है, इससे हम वो बीमारी से बच कैसे जाते हैं. हमें तो ये पता है कि बीमारी से बचने के लिए होता है, लेकिन हम बच कैसे जाते हैं वो आप लोग को ये पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है. इम्यूनाइजेशन क्या है. इम्यूनाइजेशन इज नॉट इक्वल टू वैक्सीनेशन, बिकॉज वैक्सीनेशन एक प्रोसीजर है. वो वैक्सीन चाइल्ड के अंदर इंजेक्ट करना, पर्सन के अंदर इंजेक्ट करना, इसे कहते हैं हम वैक्सीनेशन. इम्यूनाइजेशन क्या है कि वो पर्टिकुलर डिजीज जिसके लिए हमने वैक्सीन दिया, उसके लिए वो अभी स्ट्रेंथन हो गया है क्या, बच्चा स्ट्रेंथन हो गया क्या, उसके पास में वो एबिलिटी आ गई है फाइट करने की, उसे ही हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी आ गई है फाइट करने की, तो इसे कहते हैं हम इम्यूनाइजेशन. तो बेसिकली कैसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग इम्यूनिटी, process of building immunity against a disease या फिर पैथोजन. डिजीज या फिर पैथोजन. सो दिस इज द प्रोसेस कि हमारे बॉडी में किस तरीके से इम्यूनिटी डेवलप हो रही है. तो यही हमने देखा होगा, काफी सिम्टोमेटिक हो जाते हैं हम आफ्टर टेकिंग वैक्सीन. मतलब फीवर्स होने लगते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, तो फीवर्स रिकरिंग हो जाते हैं. तो वो क्यों होता है, बिकॉज हमारी बॉडी फाइट करना सीख रही होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए तैयार हो गई होती है. ठीक है, तो उसके आगे जो फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्सेज जब भी कॉन्टेक्ट में आएंगे, जब भी उनका अगर कभी पोलियो का कोई वायरस अगर लग जाता है, कभी कोई
हेपेटाइटिस का वायरस अगर हमारी बॉडी में आ जाता है, इन्फेक्ट करने लगता है, तो हमारी बॉडी बहुत लार्ज क्वांटिटी में आर्मीज बनाती है, मतलब एंटीबॉडीज बनाती है और इससे फाइट कर जाती है। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, जिसके बाद में हमारे बॉडी में इम्यूनाइजेशन होता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन। प्रिंसिपल का क्या मतलब है? बेसिक रूलिंग, कि किस बेसिस पे हम ये इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। बताओ वैक्सीनेशन के अंदर क्या होता है? ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, ये लाइन मैं इरेज कर दी हूं। ठीक है, जो मेमोरी होती है वैक्सीनेशन में, एक्चुअली क्या होता है वो से वैक्सीनेशन में हम एक तरीके से पैथोजन के साथ में कांटेक्ट करवा रहे होते हैं हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से हम पैथोजन या फिर कोई एंटीजन को इंजेक्ट कर रहे होते हैं। आप लोग सोचोगे मैम एंटीजन क्यों इंजेक्ट करना है, मतलब आपको डिजीज करना है सामने वाले पर्सन को? नहीं, ऐसा नहीं है। हम उसकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे कोई भी वायरस आए तो आप उससे लड़ सको। तो ऐसा क्या डिफरेंस रहता है उसके अंदर? या तो हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो हम वैक्सीनेशन में फर्स्ट पॉइंट ऐसे एंटीजन डालें जो कि पूरी तरीके से बॉडी को ट्रिगर करके डिजीज ना करे। जैसे कि हम डाल सकते हैं उसके प्रोटीन्स डाल दिया तो उसका स्ट्रक्चर उसको समझ आ गया कि ये प्रोटीन्स है, इस तरीके से फाइट करते हैं। पूरा पैथोजन हमने नहीं डाला है, पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा वायरस, पूरा बैक्टीरिया, पूरा फंजाई, ये हमने नहीं डाला है। हमने सिर्फ उसके अंदर के कुछ प्रोटीन्स इंजेक्ट किए हैं जिससे हमारी बॉडी लड़ सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं जो कि क्या है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन वर्सेस प्रोटीन का ये फाइट होता है जो कि बच्चा ओवरकम कर लेता है, नॉर्मली लोग ओवरकम कर लेते हैं। दूसरा हम क्या करेंगे? हाफ किल्ड, जिसे हम कहते हैं डीनेचर्ड या फिर वीकेंड पैथोजन। डीनेचर्ड पैथोजन मतलब कि हैंडीकैप पैथोजन है। पैथोजन तो है, हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज तो कर सकती है कि ये फॉरेन पार्टिकल है, इसे हमको मारना है, ये डिजीज कॉज कर सकता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, ये रिकॉग्निशन तो उसका हो जाएगा। लेकिन वो जो पैथोजन है वो पूरी तरीके से लड़ाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं है। क्या हाथ पैर नहीं? हाथ पैर का मतलब है कि वो जिस वजह से जो उसके अंदर का जो आरएनए मटेरियल है, डीएनए मटेरियल है, या फिर उसके अंदर कोई प्रोटीन्स है जो कि दूसरे सेल्स को जाके इन्फेक्ट कर रहे हैं और पूरी बॉडी में सिम्टम्स अपीयर कर रहे हैं, ये सारी चीज जिन सोर्सेस की वजह से होती है, उसके प्रोटीन की वजह से, आरएनए की वजह से, डीएनए की वजह से, व्हाटएवर इट इज, जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल है उसको हम हाफ किल्ड कर देंगे या तो उसको हम रिमूव कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? बॉडी तो समझ जाएगी कि ये पैथोजन है, उससे लड़ भी लेगी। और नेक्स्ट टाइम के लिए अगर पूरा पैथोजन भी आ जाता है, इन केस अगर कोई पोलियो का अगर कोई वायरस से हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो वो अगर पूरा अक्खा पैथोजन से भी अगर हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड रहेगी, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर तो बॉडी को समझ में आ गया है कि इससे कैसे लड़ना है और उसके लिए कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी है, तो वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली कर लेगी बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीनेशन। तो हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से उससे लड़ पाएंगे और इसके लिए कोई आप लोगों को मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू हैव टेकन द वैक्सीनेशन, दैट इज इट। ठीक है, तो ये दो इसके बेसिक, ये दो चीजें हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये क्यों लिखा है? क्योंकि जो सेकेंड टाइम जो रिस्पॉन्स आ रहा है, अगर फर्स्ट टाइम आपने वैक्सीनेशन लिया और सेकेंड टाइम जो रिस्पॉन्स आ रहा है और वो पूरी डिजीज को इरेडिकेट कर रहा है, मतलब उसके साथ में वो जीत रहा है, हमारी बॉडी अगर जीत रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? बॉडी को कैसे पता कि ये वही पैथोजन है जिसके साथ वो पहले कांटेक्ट में आ चुका है? उसके लिए इतनी अच्छी एंटीबॉडीज वो क्रिएट कर रहा है, आर्मी क्रिएट कर रहा है और उसको पूरी तरीके से डिफीट भी कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये प्रूफ है कि हमारी बॉडी जो है मेमोरी बेस्ड इम्यून सिस्टम फॉलो करती है। वो उसके पास में मेमोरी होती है कि ये पैथोजन से हम पहले मिल चुके हैं, ये पैथोजन पहले बॉडी को इन्फेक्ट कर चुका है। तो अब इसके साथ पे कौन से एंटीबॉडीज को लड़ाना है, किस तरीके से सिर्फ अगेंस्ट फाइट करना है, ये बॉडी अच्छी तरीके से जान जाती है, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। जो फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्स फर्स्ट रिस्पॉन्स के बाद में आते हैं उसे हम कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का, कि हमारी बॉडी के अंदर मेमोरी प्रेजेंट होती है जो समझ लेती है कि एंटीजन क्या है। इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो भी अपनी बॉडी को ट्रिगर कर सके, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, एंटीजन, इट कुड बी डस्ट, इट कुड बी एनी ऑर्गेनिज्म, इट कुड बी एनी बैक्टीरिया, इट कुड बी अ पैथोजन, डिजीज कॉजिंग पैथोजन। तो हम वैक्सीनेशन में क्या करते हैं? प्रिपरेशन मतलब एक तरीके से हम प्रिपेयर करके रखते हैं ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स। जैसे मैंने बताया पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? पेप्टाइड चेन से प्रोटीन्स बनता है। जब बहुत सारे पेप्टाइड चेन्स आ जाते हैं, पेप्टाइड्स आ जाते हैं, उसे हम कहते
कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। तो बेसिकली यही क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन, वीकेंड पैथोजन मतलब कि पूरी तरीके से, पूरी स्ट्रेंथ से वो फाइट नहीं कर सकता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, ऐसे पैथोजन को जिसे हम क्या कहते हैं, वैक्सीन। तो वैक्सीन किसे कहते हैं, आइदर द प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन, मार्क दीज लाइन, आइदर द प्रोटीन ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन, इसे हम कहते हैं वैक्सीन। दे आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, ठीक है, हम उसे इंजेक्ट करते हैं। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस, ठीक है। अब इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाएगी, क्योंकि हमें सबको पता है कि इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है, कोई भी इंफेक्शन हो रहा है, कोई एलर्जी हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो हमारी बॉडी पहले प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है, जिसके अंदर हमारी बॉडी एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, ठीक है। तो दीज एंटीजेंस वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। यहाँ पर तो हमने डीनेचर डाला था, लेकिन अगर इन केस इन योर लाइफ अगर कभी सही का कोई पैथोजन आ जाता है तो वो टाइम पे वो फटाफट रिकॉग्नाइज कर लेगा, यही मैंने समझाया। द वैक्सीन्स आल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स, मेमोरी बी एंड टी सेल्स, ये सेल्स होते ही मेमोरी के लिए है, याद करने के लिए, दूसरे सेल को चिल्ला चिल्ला के बताने के लिए कि ये पहले हमारे बॉडी में इन्फेक्ट कर चुका है, अब इसे पूरी तरीके से इरेडिकेट करना है। तो वो उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाती है, जो मेमोरी बी और टी सेल्स होते हैं, दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर। यही मैंने समझाया अभी कि सब्सिक्वेंट एक्सपोजर मतलब सेकेंडरी रिस्पॉन्स जब क्रिएट होता है, कब होता है, जब पहले रिस्पॉन्स के बाद में बार बार कभी एक्सपोजर होता है, कभी हम कॉन्टैक्ट में आते हैं विद दैट पर्टिकुलर पैथोजन, तभी जो सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होगा, और इस तरीके से वो क्या कर देंगे उसे, एंड ओवरवेलम द इन्वेडर्स। इन्वेडर्स क्यों कहा है, बिकॉज ये हमारी बॉडी में इन्वेड किया है, अटैक किया है हमारी बॉडी पे, राइट। तो ये क्या हो जाता है, इन्वेडर्स हो जाता है। अब इसे क्या कर रहे हैं, हमारी जो बी और टी सेल्स है वो तो मेमोरी का काम कर रहे हैं, वो दूसरी सेल को बता रहे हैं कि ये मेमोरी है, ये हमारे पास में रिकॉर्ड है कि ये पैथोजन पहले आ चुका है। उस हिसाब से वो एंटीबॉडीज का डिपार्टमेंट पूरा एक्टिवेट हो जाता है और वो एंटीबॉडीज अपने काम पे लग जाती है। सो द वैक्सीन्स आल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेलम द इन्वेडर्स विद अ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। फर्स्ट टाइम के प्रोडक्शन में तो एक्सपीरियंस नहीं होता है कि किस तरीके से लड़ना है, क्या है, तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स में कवर हो जाता है। उसके बाद में अगर सच में कोई पैथोजन आ जाता है तो लार्ज अमाउंट में आर्मीज क्रिएट होती है एंटीबॉडीज की, और इसे क्या कर देते हैं, ओवरवेलम कर देते हैं। ओवरवेलम यानी शॉक्ड कर देंगे पैथोजन को कि वो तो इन्फेक्ट करने के लिए आया था, वो तो कंट्रोल करने के लिए आया था होस्ट बॉडी को, कोई विक्टिम को, लेकिन उसे क्या कर दिया हमने, हरा दिया, डिफीट कर दिया। ओवरवेलम यानी शॉक्ड हो जाना, स्पीचलेस। If a person is infected with some deadly microbes to which quick immune response, ये दूसरा कंडीशन है। पहले तो ऐसी कोई डिजीज है जिसके लिए हमने पहले से वैक्सीन ले लिया है। अब क्या स्नेक बाइट के लिए हम पहले से वैक्सीन लेते हैं क्या, ये एग्जांपल आप लोग याद रखो। स्नेक बाइट के लिए कोई पहले से वैक्सीन लेता है कि अभी मैंने स्नेक बाइट का पहले से वैक्सीन ले लिया है, अब मैं जितना चाहूँ उतना स्नेक के साथ में खेल सकता हूँ, बाइट करेगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर कोई डेडली माइक्रोब्स आ जाते हैं, इस केस में क्या होगा, टू विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड, नहीं तो फटाफट से जो है वो पर्सन की लाइफ के लिए फेटल हो सकता है, डेडली हो सकता है। तो उस केस में क्या चाहिए, हमें क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए। तो हमारी बॉडी वो प्रोसेस करने के लिए टाइम तो लेगी, हमें कैसा चाहिए, क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए। इट इज रिक्वायर्ड एज इन टेटनस। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आ जाता है, फर्स्टली टेटनस, एज इन टेटनस वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। हमें क्या इंजेक्ट करनी पड़ेगी, परफॉर्म्ड यानी ऑलरेडी प्रीपेड एंटीबॉडीज आप लोग को एंटीबॉडीज इंजेक्ट करनी पड़ेगी, जिसे हम कैसे कह सकते हैं, एंटीटॉक्सिन। अगर कोई बीमारी है, कोई वायरस है, तो हम एंटीबॉडी डालेंगे ऑफ कोर्स। अगर कोई टॉक्सिन हमारी बॉडी में आ गया, जैसे कि स्कॉर्पियन का काटना या फिर स्नेक का काटना, तो उनके बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, राइट। सेंटीपीड का काटना, तो उसके अंदर के टॉक्सिन्स आ जाते हैं जो डेडली सेंटीपीड्स होते हैं, राइट। तो वो टॉक्सिन हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करके रखते हैं, और हमारी बॉडी का जो प्रोसेस में टाइमिंग जाने वाला है कि इसके खिलाफ, इसके अगेंस्ट में ये एंटीटॉक्सिन क्रिएट करो, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी क्रिएट करो, उसमें जो टाइम जाएगा वो टाइम बचता है और इंसान की लाइफ इस तरीके से बच जाती है, क्योंकि हमने प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज डाली है, बॉडी को काम करने की जरूरत नहीं है। अब प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन क्या है, प्रिपरेशन कंटेनिंग ऐसी एंटीबॉडीज टू द टॉक्सिन, ठीक है। इवन इन केसेस वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट दीज थिंग्स, ठीक है। इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट्स द इंजेक्शन इज व्हिच इज गिवन टू द पेशेंट्स, ठीक है। स्नेक
एक बार के टाइम पे हम जो इंजेक्शन देते हैं पेशेंट्स को कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम, मतलब कि उसके वेनम में कैसे कैसे एंटीजन हो सकते हैं, क्या फेटल केमिकल्स हो सकते हैं, तो उसके खिलाफ में क्या जो हमें एंटीबॉडीज जो आर्मीज चाहिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर हम उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो प्रिपेयर की हुई एंटीबॉडीज है वो हमारी बॉडी के अंदर आ रही है, जिसका बहुत बहुत फेमस एग्जांपल कोलोस्ट्रॉम था, मदर्स मिल्क में मिलता है। फर्स्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए बेबी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल है उसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होता है, ये भी मैंने बताया था। तो ये सारी चीजें जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इम्यूनोग्लोबिन है, बेसिकली वो एंटीबॉडीज है, वो प्रिपेयर्ड है, वो बॉडी ने, बच्चे की बॉडी ने बनाई नहीं है, उसको प्रिपेयर्ड मिली है। तो ये कैसी हो जाती है? पैसिव इम्यूनिटी। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड Recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptides of pathogen in bacteria or yeast. अब ये अलग लेवल का एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी देखा गया है, जो कि काफी सालों से हम उसे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और अभी तक के एक वैक्सीन बन भी चुकी है, हेपेटाइटिस वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट। तो ये देखो आप हमारी बायोलॉजी को हम टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे मर्ज कर रहे हैं। ये पूरा चैप्टर आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में समझाया जाएगा, जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी को फ्यूज करके कुछ नया इन्वेंशन कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट यानी कोई एक चीज थी और कोई दूसरी चीज थी, ये कोई थिंग ए है, ये कोई थिंग बी है, इसको मिला के कोई थिंग सी बन रही है, बस इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। अब यहां पर अगर हम दो डीएनए को लेंगे, डीएनए ए और डीएनए बी, और जब हम इसको मिलाएंगे और कोई डीएनए सी बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इट हैज अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ पैथोजन। हमने पॉलीपेप्टाइड्स जो उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया था पैथोजन के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो जो प्रोटीन्स है ये हमने इसका प्रोडक्शन किसमें किया है? वो तो ऑलरेडी वायरस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो हमने प्रोडक्शन किसके अंदर किया है? इन बैक्टीरिया और ईस्ट। तो यहां पर हमने इसका प्रोडक्शन किया है कैसे? बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर है, ईस्ट फंजाई है लेकिन यूनिसेल्युलर है, जो कि एक्सेप्शन आप लोग को याद रखना है। इन फंजाई किंगडम एक ही यूनिसेल्युलर है जो कि है ईस्ट, और ईस्ट काफी लार्जली यूज होता है। ठीक है, इन दिस फील्ड इन डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लार्जली ये यूज होता है। ठीक है, तो हम बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड आप लोग को आगे आने वाला एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जो कि सेल्स के जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके न्यूक्लियोइड के बाहर अलावा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और ईस्ट में भी सेम केस है। तो यहाँ पर जो प्लाज्मिड्स इनके पास में होते हैं बेसिकली वो भी एक तरीके से डीएनए होते हैं, तो हम उनके अंदर ऐसे डीएनए वो पर्टिकुलर वायरस के जो डिजीज है, जो डिजीज कॉजिंग है, उनके डीएनए उठाकर, सपोज करो ये इसका डीएनए है, ये किसका है? डिजीज कॉजिंग वायरस का है, डिजीज कॉजिंग। ठीक है, और एक ये डीएनए है जो कि ईस्ट का है। ठीक है, ये ईस्ट का डीएनए है। तो हमारे पास में ये पता है कि इतना पर्टिकुलर पार्ट, इतना जो सेक्शन है, ये डीएनए का इतना पार्ट जो है किस चीज के लिए रोल प्ले करता है? वो पर्टिकुलर प्रोटीन्स बनाता है जो कि बॉडी के अंदर इंफेक्शन फैलाएंगे। तो ये हमने पार्ट को निकाला और हमने इसको यहाँ पर फ्यूज कर दिया। ठीक है, यहां पर हमने फ्यूज कर दिया। यस, दिस इज पॉसिबल, और इस तरीके से हमने लार्ज क्वांटिटी में हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन प्रोड्यूस की है। तो ये पर्टिकुलर जो प्रोटीन है हमने यीस्ट के अंदर डाल दिया और यीस्ट को डिवाइड होने के लिए छोड़ दिया। अब जो भी डिवीजन होगा सबके डीएनए में क्या प्रेजेंट होगा? वो डिजीज वाले डीएनए का वो पर्टिकुलर सेक्शन प्रेजेंट होगा जो हमने इन्फ्यूज किया है उसके अंदर। ठीक है, अब इससे क्या होता है, ये करने की क्या जरूरत है? क्या हम डायरेक्टली वायरस को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते? तो नहीं, हम नहीं कर सकते वैसा। ठीक है, क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन पूरे आसपास में एनवायरमेंट के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पहला चीज। दूसरा ये कि यहाँ पर इनका जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाना और हर जगह उसको प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर ईस्ट में देखोगे तो ईस्ट हर जगह इजीली अवेलेबल होता है, तो वहां पर हम उसे इन्फेक्ट कर सकते हैं। एक कोई अगर हमें एक वायरस मिल जाएगा, अगर कोई एक बैक्टीरिया मिल जाएगा जो कि पैथोजन है और हमें उसको ईस्ट के अंदर डालना है या फिर कोई दूसरे बैक्टीरिया में डालना है, या फिर ई कोलाई हम ले रहे हैं, सैल्मोनेला टाइफी अगर हम ले रहे हैं, तो ये सारे बैक्टीरिया के अंदर अगर हमें डालना है तो वो एक बैक्टीरिया को डिवाइड करने से अच्छा है कि इसके अंदर इन्फ्यूज करो और इसे डिवाइड करने के लिए छोड़ दो। तो लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास में वैक्सीन प्रोड्यूस होती है। वैक्सीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। यही मैंने बताया कि इसका मतलब इसका यूज क्या था, लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमें चाहिए थी कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड हम क्या कर सके, इसको
स्प्रेड कर सके, एंड हेंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन। जहां पर वायरस ही प्रेजेंट नहीं है वैक्सीन के लिए, तो वहां पर हम कैसे करेंगे? वहां पर हम ईस्ट के थ्रू वैक्सीनेशन करेंगे, ठीक है। तो हम जो प्रोटीन्स डालेंगे वो किसके डालेंगे? ईस्ट के डालेंगे, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट, दिस हैज बीन डन। और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अभी किसके थ्रू दी जाती है? ईस्ट के थ्रू दी जाती है। ईस्ट के अंदर वो प्रोटीन डाले जाते हैं, वो डीएनए डाला जाता है जो कि वो प्रोटीन को कोड करेगा और वो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। तो जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन जो प्रोटीन बना रहा था, जो प्रोटीन डिजीज कॉजिंग बना रहा था, अब वही प्रोटीन ईस्ट भी बनाएगा, और इस तरीके से हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन वैक्सीनेशन का कर पाएंगे। ये पूरा पार्ट समझ आया? काफी छोटा था लेकिन बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल था और बहुत ही डेप्थ में ये दिया हुआ है। तो जितना आपको दिया है उतना पढ़ो, जो भी आप लोगों को दिया बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं एलर्जीज का। एलर्जीज में क्या है? ओके, हमने सबने सुना है एलर्जीज के बारे में बचपन से कि किसी बच्ची को एलर्जी हो गई है कोई चीज से, तो बॉडी पे कुछ लीजन्स बन के आ जाते हैं, कहीं पर कुछ पिंपल्स निकल के आ जाते हैं बिकॉज ऑफ एलर्जी, ठीक है। किसी को छींक आने लगती है तो उससे पूछते क्या, तो वो एलर्जी बताता है, ठीक है। किसी को वाटरी आईज हो जाती है, आप लोग को ये सब दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग आउट ऑफ टेक्स्ट बुक, आप लोग को याद रखना है। तो एलर्जीज बेसिकली क्या है, एलर्जी क्यों होती है लोगों को, और क्या ये जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? नहीं, ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं होती है। ये अनवांटेड इम्यून सिस्टम का भड़कना इसे कह सकते हैं हम, कि हमारा इम्यून सिस्टम बिला वजह का इसके लिए अगेंस्ट में काम कर रहा है, जो कि उसे नहीं करना चाहिए। उसे हम कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं एलर्जी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एलर्जीज, when you have gone to a new place and suddenly you started sneezing, wheezing and for no explained reason, अगर ऐसा होता है तो ये हमको समझ आता है क्या? नहीं। वो पर्टिकुलर प्लेस पर हम गए, जैसे कि कोई पहाड़ी इलाका या फिर कोई दूसरी जगह पर हम शिफ्ट होते हैं, तो वहां पर क्या होता है? यू सडनली स्टार्ट स्नीजिंग। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वहां का क्लाइमेट नहीं सूट कर रहा है, ऐसे हम बोलते हैं ना कि वहां का वेदर हमें नहीं सूट कर रहा। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई डज इट हैपन? एंड व्हेन यू वेंट अवे, जब हम वापस आ जाते हैं, योर सिम्टम्स डिसअपीयर। ये सारे सिम्टम्स है, ये स्नीज होना, वीजिंग होना। वीजिंग इज व्हाट? बार बार हम आवाज करते रहते हैं, हमारी आवाज में कर आती है, तो उसे कहते हैं वीजिंग। स्नीज करते हैं, बार बार छींके आने लग जाती है, तो ये इसका समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों हो रहा है। वी वर हेल्दी ऑल द टाइम, ये जैसे ही हमने प्लेस चेंज की, वहां का क्लाइमेट, वहां का पानी, वहां का एनवायरमेंट नहीं सूट हो पाया। तो ये क्यों होता है? डिड दिस हैपन टू यू? हमको पूछ रहा है एनसीईआरटी को, बता दो क्या आपके साथ हुआ या नहीं। सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द एनवायरमेंट। कुछ लोगों के अंदर ही ये एलर्जी का होता है, सब लोगों में नहीं होता। सबके इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्टिंग नहीं होते हैं, कुछ लोगों के इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करते हैं। यहां पर ये चीज समझानी जरूरी है, ठीक है। सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द एनवायरमेंट। कुछ ऐसे पार्टिकल्स है हमारे एनवायरमेंट में, जैसे कि डस्ट है, ठीक है। कुछ माइट्स होते हैं, माइट्स क्या है आगे हम समझेंगे। कुछ फॉरेन पार्टिकल्स है, पोलन ग्रेन है, ये सारे इसे हम कहते हैं एलर्जेंस, ठीक है। ये पोलन ग्रेन्स, इन सबको हम क्या कहते हैं? एलर्जेंस। तो ये कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसके अगेंस्ट में कुछ बॉडी रिएक्ट कर जाती है, कुछ बॉडी रिएक्ट नहीं करती है, कोई कंपल्सरी नहीं होता है। द अबव मेंशन्ड रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पोलन, माइट्स एटसेट्रा। अब ये पोलन क्या है? हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वहां पर जो पोलन ग्रेन होता था, जो स्टिग्मा पे जाके बैठता था, राइट, तो वही पोलन ग्रेन बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, और जब वो एयर में उड़ते हैं, ठीक है, बहुत लाइट वेटेड होते हैं। अगर वो एयर में अगर कभी मिल जाते हैं और हम उसे इनहेल कर लेते हैं, तभी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, क्योंकि पोलन ग्रेन कैसा है? एक एंटीजन है। एंटीजन क्यों? क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल, हमारी बॉडी का पार्टिकल वो नहीं है। माइट्स हो जाते हैं, माइट्स एकदम बहुत ही छोटू सी चुन्नू से वो इंसेक्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इंसेक्ट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइट्स का आप जूम फोटो गूगल पे जाके देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा बहुत बड़ा सा कोई कीड़ा है, लेकिन नहीं, वो एयर में भी प्रेजेंट होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। इनफैक्ट ऑन अवर सोफा, ऑन अवर क्लोथ्स, कुछ ऐसे दिस एनिमल के फर पे प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे से, हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारी बॉडी में एक एंटीजन की तरह बिहेव करते हैं। तो ये माइट्स होते हैं, इसे हम कहते हैं डस्ट माइट्स भी, जो बेसिकली डस्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पोलन मैंने समझा दिया, जो हमको प्लांट्स में मिलता है, पोलन ग्रेन, वही पोलन है ये, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। ये अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग होते हैं। हमें अगर हमारे घर के आसपास के इन्वायरमेंट की आदत हो जाती है तो फिर हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन अगर हम कोई न्यू प्लेस पे जा रहे हैं, वहां पर अलग तरीके के माइट्स है, जो आप लोग के लिए बहुत ही न्यू कॉन्टैक्ट आपके बॉडी में आ रहा है,
तो फिर बॉडी रिएक्ट करती है, कुछ लोगों के लिए वो बॉडी सेंसिटिव हो जाती है फॉर दैट एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, एलर्जी क्या होती है, वही यहाँ पर देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, द एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स, लेट मी क्लियर दिस, the exaggerated response of the immune system to certain antigens present in the environment is called allergy। एलर्जी क्या है, हमारी बॉडी का रिस्पॉन्ड करना टूवर्ड्स एनी फॉरेन पार्टिकल और इन योर एनवायरमेंट, उसे ही हम कहते हैं एलर्जी। ये कैसा रिस्पॉन्स होता है, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है, मतलब एनसीईआरटी खुद बोल रही है कि आपके इम्यून सिस्टम को जरूरत नहीं है उस चीज के लिए रिएक्ट करने की, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी क्योंकि सेंसिटिव है तो वो बॉडी रिएक्ट कर रही है, आपका इम्यून सिस्टम फिर भी रिएक्ट कर रहा है, जबकि ऐसा नेसेसरी नहीं है। वो डिजीज कॉजिंग नहीं भी हो सकता है, कोई जो नॉर्मल डस्ट होती है वो तो उसके साथ में सभी कांटेक्ट में आते हैं, क्या सबको बीमारी लग जाती है, नहीं, लेकिन कुछ बॉडी होती है जिसको एलर्जेटिक फॉर दिस कंडीशंस वो एलर्जेटिक होते हैं। तो ये कैसा रिस्पॉन्स हो जाता है, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स हो जाता है। ये लाइंस आप लोग को याद रखने हैं एनसीईआरटी के, कैसा रिस्पॉन्स है, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन। एंटीजन अगेन क्या है, वो उन पर्टिकुलर बॉडीज के लिए जो एलर्जेटिक है उनके लिए तो वो एंटीजन हो जाएगा, अगर हमारे लिए नहीं है तो उनके लिए तो एंटीजन है। एंटीजन यानी हमारी इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करे, ऐसा कोई भी पार्टिकल, मे इट बी डस्ट, इट कुड बी पोलन, इट कुड बी माइट्स, इट कुड बी एनिमल डेंडर, आप लोग को आगे ये दिया हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। द सब्सटेंसेस टू व्हिच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जेंस। और हमने ये कौन से सब्सटेंसेस पढ़े हैं, यहाँ पे लिखा है सब्सटेंसेस टू व्हिच सच एन इम्यून, जो चीजों की वजह से ये इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, वो सब्सटेंस को हम एलर्जेंस कहते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल पढ़ा हमने, पॉलन ग्रेन पढ़ लिया, डस्ट पढ़ लिया, डस्ट में रहने वाले माइट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है, नॉर्मल डस्ट जो धूल मट्टी होती है उससे भी लोगों को छींक शुरू हो जाती है। दूसरा क्या है, एनिमल डेंडर। एनिमल डेंडर किसे कहते हैं, हमारे जो एनिमल्स की जो डेड स्किन स्केल्स होती है, जो स्किन सेल्स होती है, स्केल्स उनके बॉडी से निकलते हैं, वो अगर उनके फर में लग जाते हैं और कहीं ना कहीं से वो एयर के थ्रू अगर हम इनहेल कर लेते हैं और हमारे हाथ पे लग जाते हैं, तो अगर हमारी बॉडी में कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ बॉडी रिएक्ट करती है, जबकि वो डेड स्किन सेल्स है, वो पूरी तरीके से अलाइव भी नहीं है, फिर भी हमारी बॉडी रिएक्ट करती है टुवर्ड्स दैट डेड स्किन सेल्स। तो ये एलर्जी एक कंपल्शन नहीं है, ये एक रिक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है, मगर कुछ लोगों के अंदर ये इनबिल्ट होता है। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड टू दीज आर ऑफ IgE टाइप। हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस लेक्चर 4 तरीके के एंटीबॉडीज, जो मैंने आप लोग को एज अ ट्रिक के तौर पे याद कराया था, गेम, ठीक है, IgG, IgA, IgM, IgE। IgG हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा है, IgG, IgA, IgM और IgE। IgA लास्ट लेक्चर में देख लिया था, ये किस काम में आता है, इन्फेक्शंस के काम में आता है, ठीक है, अभी भी यही लिखा है, इन्फेक्शंस है, एलर्जीज है, तो उस टाइम पे कौन सी इम्यूनोग्लोबिन्स हमारी एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाएगी, IgE टाइप की। IgM कब आता है, प्राइमरी रिस्पांस के टाइम पर आता है। प्राइमरी रिस्पांस मतलब जब भी कोई फर्स्ट टाइम कांटेक्ट में आएगा कोई भी पैथोजन के, एंटीजन के, तो जो मास्ट सेल्स के थ्रू एक्टिवेट होता है, मास्ट सेल्स हमें पता है वो मास्ट सेल के थ्रू अगर एक्टिवेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, IgM कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है IgA, जो कि मोस्ट अबंडेंटली हमारी बॉडी में मिलता है। इट डिफेंड्स द म्यूकोजल सरफेसेस, मतलब कि म्यूकोजा, जो म्यूकोजल सरफेसेस जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जहां पर भी म्यूकोजल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, वहां पर जो एंटीबॉडीज और डिफेंस का काम कर रहे होते हैं वो कौन से इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, IgA टाइप के होते हैं। IgG किस चीज के लिए होता है, इट बाइंड्स टू द ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस और बैक्टीरिया, ठीक है, और उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। तो IgG क्या करते हैं, डायरेक्ट फाइट करते हैं विद द पैथोजन को डायरेक्ट उनके साथ में उनका या तो फैगोसाइटोसिस करेंगे डायरेक्टली, ये होते हैं वो तरीके के एंटीबॉडी जो उससे बाइंड करते हैं, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे कि ये अगर एंटीबॉडी कोई एंटीजन है तो इसके आसपास से ये एंटीबॉडीज आ जाएंगे, उसको पूरा हर जगह से ऑल टुगेदर कलेक्ट कर लेंगे, सब जन घेर के, एंड देन इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर लेंगे। तो ये किसका काम होता है, IgG का काम होता है, डायरेक्टली पैथोजन के साथ में लड़ाई करना।
ठीक है, पैथोजन कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शंस के टाइम पर। और एक तरीके से आईजीजी जो है एंटी इन्फ्लेमेशन में भी काम करता है, मतलब अगर कोई पैथोजन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है बॉडी में, कहीं पे स्वेलिंग हो रही है, इवन इन लंग्स, इन योर इनर पार्ट्स, इनर ऑर्गन्स, तो फिर वहां पर जो आपका इन्फ्लेमेशन ठीक करने का काम है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज अगर किसको करना है तो वो कौन करेगा, आईजीजी करेगा। ठीक है, द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दीज आर ऑफ आईजीई टाइप। मैंने ये सब समझा दिया था लास्ट लेक्चर में कि कौन सी इम्यूनोग्लोबिन कौन सी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वी रिवाइज्ड इट अगेन इन दिस लेक्चर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया कि यहाँ पर एलर्जीज में कौन सी एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट, पॉलेंस, एनिमल डेंडर। एनिमल डेंडर क्या होता है, हमारे जो एनिमल्स के जो फर होते हैं या फिर जो स्किन होती है उसके अंदर से तो डेड सेल्स निकल के आती है, उनके फर में लग जाती है, उनके हेयर में लग जाती है। तो एक तरीके से हमने सुना है कि एनिमल के फर की वजह से इससे एलर्जी हो गई है, तो वो फर से एलर्जी नहीं होती है, किसी को भी हेयर से एलर्जी नहीं हो सकती, फर से एलर्जी नहीं हो सकती, लेकिन जो फर के अंदर जो पार्टिकल्स, जो डस्ट प्रेजेंट होती है, यस डेफिनेटली उससे एलर्जी हो सकती है। तो उसके अंदर क्या होता है, एनिमल डेंडर होता है। अब हमारी बॉडी में भी डेंड्रफ होता है, तो वो डेंड्रफ दूसरों तक पहुंचता है, तो उससे भी लोगों के लिए एलर्जेटिक हो सकता है वो। ठीक है, तो डेंड्रफ और एनिमल डेंडर डिफरेंसेस हैं। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूड स्नीजिंग, वाटरी आईज। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था, ये शुरुआत में हमने समझ लिया था कि क्या क्या हो सकता है। स्नीजिंग, वाटरी आईज, आंखों से पानी, अननेसेसरी टीयर्स आ जाते हैं, रनिंग नोज हो जाती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी, ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज क्यों हमारी बॉडी में ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग पहले तो वो टाइम पर होगा जब हमने कोई चीज इनहेल की है थ्रू दी एयर, या फिर कोई भी चीज के थ्रू हमने इनहेल कर ली उसे। ठीक है, वो डस्ट हो सकता है, एनिमल डेंडर हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, वो हमने इनहेल कर ली, पोलन ग्रेन सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इनहेल कर लिया, हमारे बेसिकली कहाँ जाएगा, हमने अगर इनहेल किया तो ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकियोल्स पे, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स पे, ब्रोंकियोल से ठीक है लंग्स के अंदर जाएगा, जहां पर हमें क्या मिलते हैं, एल्वियोलाई मिलते हैं। तो ये पूरा मतलब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सर्क्यूलेट करेगा ये पूरा डस्ट, जिसकी वजह से जो हमारे बॉडी में हिस्टामिन क्रिएट होता है, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ये केमिकल्स क्रिएट होते हैं जो हमारे लंग्स के पूरे पैसेज को, जो पूरा उसके अंदर का जो पूरा पाथवे है उसको पूरा इन्फ्लेम्ड कर देगा, वहां पर पूरा इन्फ्लेमेशन पाया जाएगा। तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन कहाँ हो रहा है, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर सपोज करो दिस इज योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दिस इज योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, यहां से ये ट्रैकिया है और यहां पर डिवीजन हुआ, ठीक है, और यहां पर और डिवीजन हुआ और यहां पर बने हैं हमारे लंग्स, सपोज करते हैं, और सेम चीज इधर भी है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे अल्वियोलाई है, यहाँ सब जगह वो डस्ट पूरा सर्कुलेट किया होगा, और ये ट्रैकिया में भी डस्ट पूरा सर्कुलेट किया होगा। तो उसकी वजह से जो आप लोग का जो हिस्टामिन और सीरोटोनिन जो रिलीज होते हैं केमिकल्स, ठीक है, फ्रॉम द मास्ट सेल्स सिक्रीट करती है। तो ये सारे जो सेल्स, ये सारे जो केमिकल्स होते हैं बेसिकली इसको इन्फ्लेम्ड कर देते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब क्या, एक तरीके से स्वेलिंग। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब होता है, स्वेलिंग। तो ये स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, जो स्किन इतने लेयर की थी, इतनी पतले लेयर की थी, ठीक है, इधर तक के ही वो थी, वो इन्फ्लेम्ड होके फूक जाएगी और यहां से पूरा स्वेलिंग हो जाएगा। सो वी कैन क्लियरली सी कि कितना जरा सा पाथवे बचता है एयर को जाने के लिए यहां से, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होता है। तो व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसकी वजह से हम क्लियरली रेस्पायर नहीं कर पाते, ब्रीथ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होने लगती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इसके लिए कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस देना पड़ेगा, कोई ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी जो हमारे इम्यून सिस्टम को काम डाउन करे, राइट। तो हम वो करते हैं और आगे उसके नाम भी दिए हुए, ठीक है, द रिलीज ऑफ केमिकल्स, ठीक है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सारे तो इसके सिम्टम्स हो गए। इसके सिम्टम्स हमने पढ़ लिए, इसके जो एलर्जेंस थे उसके एग्जांपल्स पढ़ लिए, सब कुछ याद रखना है, ओके। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स। जो हमारी मास्ट सेल्स होती है ये जो कहीं पर अगर इन्फेक्शन के टाइम पे रिक्वायर्ड होता है तो वहां भी रिलीज करती है, और कहीं कहीं पे अनवांटेड कंडीशंस में भी ये रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो बच जाए। कोई अगर सही में कोई पैथोजन है तो वो इन्फ्लेमेशन के थ्रू बच जाए हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लेकिन क्या ये डिजीज कॉजिंग है, ये सारी चीजें ये डिजीज कॉजिंग नहीं होती है, ठीक है, फिर भी हमारी बॉडी कर रही है, जिसकी वजह से हमें अनवांटेड सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। और कौन से केमिकल्स रिलीज करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। ये दोनों ही, हिस्टामिन इज अ टाइप ऑफ अमाइन, ठीक है, और ये क्या करता है, ये बेसिकली आपको ठीक है
इन्फ्लेमेशन करता है इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विथ वेरी स्मॉल डोजेस ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस, बहुत ही स्मॉल डोज में, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी ट्रिगर हो जाती है अगर हम कांटेक्ट में आते हैं, तो हम बहुत ही कम डोजेस में, कम अमाउंट में उस एलर्जेंस को टेस्ट करते हैं कि क्या ये हो सकता है, क्या डस्ट माइट्स हो सकती है। अगर हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि क्या चीज से हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी क्रिएट हुई, एक्टिवेट हुई, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, आपको एक फ्लो चार्ट बना के देते हैं, एक चार्ट बना के देते हैं कि ये खा के देखो क्या ये खाने की वजह से आप लोग को इन्फेक्शन या एलर्जी हो रही है। किसी किसी को राइस से एलर्जी होती है, किसी को चीज से एलर्जी होती है, तो वो एक चार्ट बना के देते हैं कि आज के दिन सिर्फ यही खाओ। आज आप कुछ इन्फ्यूज भी करते हैं, देखो इंजेक्ट भी करते हैं, इट इज रिटन ओवर हियर। हम इंजेक्ट करके देखते हैं कि क्या एनवायरमेंट में ये चीजें जो प्रेजेंट है, ये बॉडी में इंजेक्ट होने पर एलर्जी हो रही है क्या, ठीक है। तो हम उसे एक्सपोज करेंगे या तो इंजेक्ट करेंगे विद वेरी स्मॉल डोसेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस एंड द रिएक्शंस स्टडी करते हैं। तो फिर अगर हमारी बॉडी नहीं रिएक्ट कर रही है मतलब कि वो एलर्जन नहीं है, और अगर रिएक्ट कर रही है तो हमें समझ में आ जाता है कि यही कल्प्रिट है। द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, अगर हिस्टामिन ठीक है सिम्टोमेटिक बना रहा है तो हमें क्या देना पड़ेगा, एंटीहिस्टामिन देना पड़ेगा। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन क्या काम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है। और लास्ट में आता है स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो ये सारे सिम्टम्स कौन गिरा रहा है, ये तीन मेडिसिन केमिकल्स जो कि हर मेडिसिन में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फेक्शन, एंटी एलर्जेटिक जो भी होते हैं उनके अंदर आप लोग को ये ड्रग्स मिलते हैं। क्या है, एंटीहिस्टामिन, ठीक है, क्योंकि हिस्टामिन क्रिएट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन जो कि हिस्टामिन और हमारी पूरी बाकी हार्मोनल बैलेंस करेगा। स्टेरॉइड्स अगेन हार्मोनल बैलेंस के लिए, दे विल क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। समहाउ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से एग्जाम में तो आने का चांस नहीं है, लेकिन ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन दी हुई है। Somehow modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity. Immunity लो हो गई है आजकल के लोगों के लिए। हमने देखा है कि पहले के लोग, जो हम कहते थे हमारी दादी और नानी के जमाने में, लोग बहुत ज्यादा इम्यून होते थे टुवर्ड्स एनी पैथोजन, टुवर्ड्स एनी फॉरेन, उन्हें जल्दी बीमारी नहीं पकड़ती थी। अभी तो नई नई बीमारियां निकल के आ गई है। वाई? क्योंकि लोगों का इम्यूनिटी कम हो गया है, उनके अंदर वो कैपेसिटी कम हो गई है नॉर्मल से पैथोजन से लड़ने की भी। तो क्या हो गया है, लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी। क्यों हुआ है, मॉडर्न डे लाइफस्टाइल के ऊपर ये कर रहा है, क्लेम कर रहा है। क्यों कर रहा है, लेट्स सी। एंड मोर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एलर्जेंस, नॉर्मल एलर्जी बहुत कॉमन हो गई है अभी। क्यों ऐसा हो गया है, लेट्स सी। मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जीज। मेट्रो सिटीज लाइफस्टाइल, मॉडर्न डे लाइफस्टाइल, ये सब पे क्यों ब्लेम कर रहा है, बिकॉज प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है कि थोड़ा सा कुछ, बिकॉज बच्चे को अगर कोई ओपन एनवायरनमेंट में खेलने नहीं दिया जाता है, हर चीज स्टरलाइज करके, क्लीन करके यूज करने दी जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जो कि कम एज में थाइमस ग्लैंड सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड फॉर्म में और साइज में भी बड़ा होता है, जो कि साइज एज के साथ में साइज उसकी कम हो जाती है। और थाइमस ग्लैंड कैसा है, सबसे बड़ा आप लोग का इम्यूनिटी ऑर्गन है। तो जब उसकी साइज बड़ी है, जब वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में है, अपने सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, वो टाइम पे उसे हम जितना एनवायरनमेंट के साथ में कांटेक्ट में ला सकते हैं, अगर हम नहीं लाएंगे तो वो आगे जाके उसके लिए सारे पैथोजेंस, अगर वो बाहर निकल के कांटेक्ट में आएगा, फिर वो उसके लिए सारे नए हो जाएंगे। उसका वो टाइम पे उसका प्राइमरी रिस्पांस क्रिएट होगा और फिर वो टाइम पे उस सब चीज के लिए उसे मेडिसिन देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका थाइमस ग्लैंड भी छोटा हो गया। सो दिस इज द रीजन कि मेट्रो सिटीज में, इंडिया में सफर करते हैं बच्चे एलर्जीज और अस्थमा से। अस्थमा क्या है, अस्थमा बेसिकली एक एलर्जेटिक कंडीशन है। वो एलर्जेटिक कंडीशन भी हो सकती है, या फिर दूसरा कि ये हो सकता है कि फैमिली में सबको है तो फिर वो आगे प्रोसीड करता है, बच्चों में भी। तीसरा ये रीजन हो सकता है कि एलर्जी है, या फिर बचपन में अगर कोई रेस्पिरेटरी डिजीज या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में अस्थमा बच्चों को होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ड्यू टू सेंसिटिविटी इन द एनवायरनमेंट, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन द लाइफ। तो यही है कि जो एज स्पैन आप लोग को दिया है कि ये स्पैन में एनवायरनमेंट के सबसे ज्यादा आप लोग कांटेक्ट में आओ, तो वो टाइम पे क्यों, बिकॉज हमारा थाइमस ग्लैंड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, हमारे बॉडी में कैपेसिटी बहुत ज्यादा, एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है पैथोजेंस और फॉरेन पार्टिकल्स के साथ में लड़ने की, जो कि एज के साथ में वो कैपेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आफ्टर अ सर्टेन एज जब हम ग्रो अप हो जाते हैं, व्हेन वी ग्रो, उसके बाद में क्या होता है, हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है वही पैथोजन के लिए, जो पैथोजन से हमारी बॉडी प्रीवियस लाइफ में, अर्लियर लाइफ में हमारी बॉडी उससे फाइट कर सकती थी, अभी उसी पैथोजन के लिए हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है।
तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट। यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे ऑटो इम्यूनिटी। ऑल राइट, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है ऑटो इम्यूनिटी। नाउ व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी, इसका क्या रोल होता है, ये क्या चीज है, ये सब कुछ आज ये टॉपिक में हम समझेंगे। ठीक है, तो ऑटो इम्यूनिटी बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसा केस है जिस केस में अ केस वेयर वी कैन से बॉडी जो है हमारी, इट स्टार्ट्स अटैक्स सेल्फ सेल्स या फिर ओन सेल्स, खुद के सेल्स को ही वो अटैक करना शुरू कर देती है। अब ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होगा? ऑटो इम्यूनिटी मतलब कि खुद से, ऑटो मतलब कि आप समझ लो सेल्फ, इम्यूनिटी मतलब खुद के लिए, खुद के ही अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी क्रिएट करनी पड़ रही है, खुद के ही अगेंस्ट हमें डिफेंड करना पड़ रहा है, फाइट करना पड़ रहा है। तो ये कब होता है? जब हमारी बॉडी सेल्फ सेल और बाहर के फॉरेन सेल्स के अंदर, नॉन सेल्फ सेल्स के अंदर से डिफरेंस पहचानना, रिकॉग्नाइज करना बंद कर देती है। तो इस टाइम पर क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी मतलब हमारे खुद के ही सेल्स को वो फॉरेन सेल समझ के अटैक करना शुरू कर देती है, उनके अगेंस्ट में डिफेंस शुरू कर देती है। सो दिस इज द कंडीशन कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी। तो बेसिकली इसका फर्स्ट रीजन क्या है कि हमारी सेल्स जो होती है, इट लूजेस द कैपेबिलिटी, सेल्स लूजेस the ability to differentiate between self and non-self cells। ये फर्स्ट मेजर रीजन हो सकता है। यही रीजंस की वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी खुद की बॉडी, हमारी खुद की सेल्स के लिए, ऑर्गन के सेल्स है, टिश्यू के सेल्स है, खुद की एंटीबॉडीज है, उनके साथ में भी फाइट शुरू कर सकती है। सो दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑटो इम्यूनिटी। अब ये बहुत सारे लोगों को होता भी है और बहुत सारी ऐसी डिजीजेस भी है जो कि ऑटो इम्यूनिटी में आती है। और ये डिजीजेस ऐसी होती है कि या तो वो जेनेटिक हो सकती है कि इनके एंसेस्टर्स में ये डिजीज पाई गई थी, तो इसकी वजह से ये जो है जेनेटिकली आगे फॉरवर्ड हुई है, इनहेरिट हुई है। दूसरा, अननोन रीजंस की वजह से ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट होती है। सो इसके रीजंस अभी तक के किसी को भी पता नहीं है। सो लेट्स बिगिन विद दिस फर्स्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी गिवन ओवर हियर। Memory-based acquired immunity evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms like example pathogens from self cells। ठीक है, जो खुद के सेल्स है, इसके साथ में ये क्या कर रही है, एक तरीके से इसके पास में एक एबिलिटी है कि वो डिफरेंशिएट कर सके। ये तो मैंने समझाया अब तक कि हम पूरा यही पढ़ते आ रहे कि इम्यूनिटी के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो जाता है कि ये फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट कर पाती है। दूसरा ये कि नेक्स्ट टाइम अगर फॉरेन ऑर्गेनिज्म, वही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वापस से आता है, तो पहली बात तो वो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उसके साथ में लड़ाई करनी है। अब लड़ाई करने के लिए जो डिपार्टमेंट हमें आगे करना है एंटीबॉडीज का, कि ये एंटीबॉडीज इस चीज के लिए बनेगी, तो वो डिपार्टमेंट जो उसे बनाना है वो उसी इंटेंसिटी, हायर इंटेंसिटी से वो अगेंस्ट उसके फाइट करता है। तो इससे ये समझ आता है कि वो अगेन कैसा है, मेमोरी बेस्ड इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का। व्हाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, कि किस बेसिस पर, ये क्या रीजन है कि जिस बेसिस पे हमारे पास में मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी होती है। दूसरा ये कि हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को रिकॉग्नाइज कर पाती है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स किस वजह से आता है? जब सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को मतलब डिफरेंशिएट कर पाएगी, रिकॉग्नाइज कर पाएगी, आइडेंटिफाई कर पाएगी, तो उस बेसिस पे प्राइमरी रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। अगर वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगी तो प्राइमरी रिस्पॉन्स तो बनेगा ही नहीं, हमारी बॉडी पूरी डिजीज्ड हो जाएगी, राइट। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स किस वजह से आ रहा है कि हमारी बॉडी कैसा है, डिफरेंशिएट कर सकती है। अब वही अगर फॉरेन ऑर्गेनिज्म वापस से सेकेंड टाइम आता है तो वही प्राइमरी रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट होगा, वो लो इंटेंसिटी वाला, स्लो प्रोसेस वाला रिस्पॉन्स वापस से क्रिएट नहीं होगा, अभी हायर इंटेंसिटी वाला रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम काफी उसकी मेमोरी काफी शार्प होती है। हमारे इम्यून सिस्टम में जो भी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, ये सबकी मेमोरी एकदम शार्प होती है। ये कुछ तो बेसिस है, या तो केमिकल स्ट्रक्चर है, या तो उसके कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं, आरएनए डीएनए, जो वायरल जो इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है उसके अंदर का, उसके थ्रू, या फिर कुछ तो रीजन है जिसके बेसिस पे वो मेमोरी बेस्ड अपना रिस्पॉन्स शो करता है। तो ये क्या रीजन है, ये हमें तो नहीं समझ में आता है। व्हाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टूड, हमें नहीं समझ आया अब तक कि किसके क्या रीजन हो सकते हैं। लेकिन दो कोरोलरी सेल्स, व्हाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, टू
corollaries of this ability have to be understood. दो corollaries हमें समझ में आती है. अब ये corollaries क्या होते हैं? Let's see. Corollaries का मतलब है दो results या फिर conclusion. Results कह दो या फिर conclusion कह दो. दो कंक्लूजन हमारे साथ में सामने निकल के आते हैं और वो दो कंक्लूजन ये है, दिस एबिलिटी हैव टू बी अंडरस्टूड. ये तो हमें याद रखना है कि क्या ये चीज एबिलिटी के वजह से हमारे अंदर क्या रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. पहला ये हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश, जो क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स में ही देखा गया है, ठीक है, जो इम्यूनिटी जो हमारे क्वालिटीज फीचर्स है इम्यून सिस्टम के वो सिर्फ वर्टिब्रेट्स में देखे जाते हैं. बाकी ऑर्गेनिजम्स इन वर्टिब्रेट्स में ये इस तरीके का इम्यून सिस्टम नहीं देखा जाता. मेमोरी बेस्ड है, सेल्फ नॉन सेल्फ सेल्स को डिफरेंशिएट कर सके ऐसा नहीं होता है. तो वर्टिब्रेट्स में भी हायर वर्टिब्रेट्स है. इट कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स. ये फर्स्ट रिजल्ट है किस चीज का, कि हमारी बॉडी जो है कैसी है, मेमोरी बेस्ड है. ऑलराइट, तो एक तो ये निकल के आ जाता है कि हमारी जो हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर ये मिल गया है कि फॉरेन ऑर्गेनिजम्स और फॉरेन सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हमारा इम्यून सिस्टम इस एबिलिटी को रखता है अपने अंदर, ठीक है. दूसरा क्या पॉइंट निकल के आ जाता है, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट. तो ये इस पर्टिकुलर फील्ड में हमारा इम्यूनोलॉजी जो एक डिपार्टमेंट है, एक ऐसा नॉलेज का हम इम्यून सिस्टम के नॉलेज हम इसके अंदर गेन करते हैं. तो वो इम्यूनोलॉजी जब भी हम स्टडी करेंगे, इम्यून सिस्टम के रिलेटेड जब भी हम स्टडी करते हैं, तो इम्यूनोलॉजी वाले फील्ड में आप लोग को सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट डील्स विद दिस एस्पेक्ट. मतलब ये लिखा है मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी डील्स विद दिस एस्पेक्ट. मतलब कि इस पर्टिकुलर फील्ड में जब हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं, इम्यूनोलॉजी जिसे हम कहते हैं, लॉजी रिलेटेड टू स्टडी, तो इम्यून सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे ज्यादा हम यही पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या फिर फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन सेल, फॉरेन ऑर्गेनिज्म, ये सब चीजों के अगेंस्ट हमारी बॉडी डील करती है, किस तरीके से डिफेंस करती है और उसके अगेंस्ट फाइट करती है. तो ये मेन हमारा स्टडी का कंसेप्ट होता है, सिलेबस होता है इन दिस पर्टिकुलर इम्यूनोलॉजी की फील्ड में हम यही पढ़ाई करते हैं. दूसरा, समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स. देखो यहाँ पे वही पॉइंट आया है जो मैं बता रही थी, ऑटो इम्यूनिटी. इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी. दिस रिजल्ट्स इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज. एक ऐसी कंडीशन अराइज होती है जिस कंडीशन में क्या होने लगता है, समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक और अदर अननोन रीजंस. जेनेटिक रीजन हो सकता है या फिर कोई अननोन रीजन है जो किसी को नहीं मालूम है. द बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल्स, खुद के ही ऑर्गन के सेल्स है, लीवर के सेल्स है, किडनी के सेल्स है, ब्लड फ्लो कर रहा है, आरबीसी के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर देती है, हीमोग्लोबिन के अगेंस्ट लड़ना शुरू कर देगी. ऐसा टाइम आता है कि एंटीबॉडीज आपस में लड़ना शुरू कर देती कि नहीं, मैं इस पर्टिकुलर बॉडी की मैं सेल्फ सेल हूं एंड यू आर नॉट अ सेल्फ सेल, मतलब आप फॉरेन सेल हो. दूसरी एंटीबॉडीज के साथ में ये केस हो जाता है. तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, बोन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. जो आप लोग को एग्जांपल यहाँ पर दिया है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, उसका एग्जांपल आप लोग को दिया है और ये टेक्स्ट बुक में है तो आप लोग को याद करना ही है. तो दिस रिजल्ट्स इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिजीज. ऑटो इम्यून समझ आया. ऑटो इम्यून क्यों कहा, क्योंकि अपने आप ही इम्यूनिटी अराइज हो गई है, जरूरत नहीं है, प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में है जहां पर कोई डिजीज नहीं है, कोई पैथोजन नहीं है, फिर भी हमारी बॉडी अगेंस्ट आवर ओन बॉडी फाइट कर रही है. तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर डिजीज को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज. which is the condition in which our own body due to genetic or unknown other reasons the body attacks self cells. इस condition को हम कहते हैं autoimmune disease. Example याद रखना है rheumatoid arthritis which affects many people in our society is an autoimmune disease. क्या इसका reason किसी को पता है? नहीं. Genetic reason माना जाता है कि family tree अगर हम निकाल के देखें तो pedigree analysis जब हम करते हैं तो उस basis पे हम देखते हैं कि ancestors में अगर किसी को है, दादा नानी को है, किसी को खालू को है, तो उस basis पे हम देखते हैं कि किसी को हो सकती है क्या ये डिजीज जिसके थ्रू आगे इनहेरिट हो रही हो. तो उस बेसिस पे हम खाली एक अंदाजा लगाते हैं कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन कोई भी कंफर्म नहीं है कि ऑटो इम्यूनिटी किस वजह से अराइज होती है. ऑलराइट, तो यहाँ पर खत्म हो जाता है ये टॉपिक.